वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्थ सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स एक्सीडेंटली गिव्स आईवी एड्रेनालिन इंस्टेड ऑफ IM इन ए स्टेबल एनाफाइलेक्सिस केस, व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली। हमारे पास यहाँ पर केस दिया गया स्टेबल एनाफाइलेक्सिस वाला केस। वहां पर IM एड्रेनालिन की जगह यहाँ पर जो है वो नर्स IV एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर कर देती है, तो हमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी सीवियर हाइपरटेंशन एंड एरिथमियास, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सीवियर हाइपरटेंशन एंड एरिथमियास। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया यहाँ पर प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया इज नॉट टिपिकल ऑफ एड्रेनालिन ओवरडोज। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। आईवी एड्रेनालिन से क्या होता है, डेंजरस ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और एरिथमिया का कंडीशन डेवलप होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी प्राइमरी इफेक्ट नहीं है, तो इस तरह से आप देखेंगे राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर लेप्रोटोमी पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, फीवर एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। लेप्रोटोमी के बाद में पेशेंट की कंप्लेन है एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है, इसी के साथ ही फीवर और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है वो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए नॉर्मल हीलिंग, ऑप्शन बी पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी वुंड इन्फेक्शन एंड एब्सेस फॉर्मेशन, ऑप्शन डी रीबाउंड पेरिस्टाल्सिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वुंड इन्फेक्शन एंड एब्सेस फॉर्मेशन। हमें यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर दिया गया नॉर्मल हीलिंग, जैसे कि हमें यहाँ पर सिम्टम दिए गए एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, फीवर और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, यह हमारा नॉर्मल हीलिंग तो नहीं है, यह तो इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शन के तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन बी पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन। अगर यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन वाला होता तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज और फीवर प्रेजेंट नहीं होता, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया फीवर, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, यह सारे ही क्लासिकल साइन है हमारे वुंड इन्फेक्शन या फिर एब्सेस फॉर्मेशन के। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी रिबाउंड पेरिस्टाल्सिस, यह भी अनरिलेटेड है यहाँ की कंडीशन के हिसाब से। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सुचर टेक्निक शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक सुचर की टेक्निक को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह सुचर टेक्निक कौन सी टाइप की है। ऑप्शन ए सबक्यूटिकुलर सुचर, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सुचर, ऑप्शन सी मैट्रेस सुचर, ऑप्शन डी सिंपल इंटरप्टेड सुचर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सिंपल इंटरप्टेड सुचर। चलिए अब हम यहाँ पर शॉर्ट में सिंपल इंटरप्टेड सुचर जो है उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, यह तो है हमारा सिंपल इंटरप्टेड सुचर का। इसके अंदर क्या होता है, ईच स्टिच इज प्लेस्ड सेपरेटली एंड टाइड इंडिविजुअली। अब देख सकते हैं यहाँ पर हर स्टिच को इंडिविजुअली टाई किया गया है और सेपरेट सेपरेट है सारे ही। यह कॉमनली यूज की जाती है ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ और इजी ऑफ प्लेसमेंट। इसे प्लेस करना बहुत इजी होता है और स्ट्रेंथ की वजह से इसे कॉमनली यूज में भी लेते हैं। नेक्स्ट है इफ वन सुचर फेल्स द रेस्ट रिमेन्स इंटैक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक सुचर टूट गया तो रिमेनिंग जो है वो भी इंटैक्ट रहते हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल इंटरप्टेड सुचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिटल कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमियस। पॉलीहाइड्रोमियस के साथ कौन सी फिटल कंडीशन है जो कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होती है? ऑप्शन ए पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ऑप्शन बी इसोफेजियल एट्रेजिया, ऑप्शन सी रीनल एजेनेसिस, ऑप्शन डी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। राइट आंसर है ऑप्शन बी इसोफेजियल एट्रेजिया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है यूरिन को, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमियस होगा, ना कि पॉलीहाइड्रोमियस। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी इसोफेजियल एट्रेजिया। इसोफेजियल एट्रेजिया होगा तो क्या होगा, फिटस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा और पॉलीहाइड्रोमियोसिस का कंडीशन डेवलप होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी रीनल एजेनेसिस। एजेनेसिस मतलब यहाँ पर किडनी एब्सेंट है।
तो इसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होता है और यह भी जो होता है वो ओलिगोहाइड्रोमियोसिस की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन यानी कि IUGR। IUGR यूजुअली एसोसिएट होता है रेड्यूस्ड प्लेसेंटल परफ्यूरेशन, जो कि हमारा ओलिगोहाइड्रोमियोसिस से रिलेटेड है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो कंडीशन है हमारी पॉलीहाइड्रोमियोसिस वाली, तो वो हमें देखने को मिल सकती है ऑप्शन बी यानी कि इसोफेजियल एट्रेसिया के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, Which of the following device is most commonly used to monitor vaccine storage temperature? वैक्सीन स्टोरेज जो होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए कौन सी डिवाइस है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में आती है? ऑप्शन ए प्रेशर गॉज, ऑप्शन बी VVM, ऑप्शन सी डायल थर्मोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डायल थर्मोमीटर। ऑप्शन ई प्रेशर गॉज की अगर हम बात करें, प्रेशर गॉज इररिलेवेंट है वैक्सीन स्टेरॉइड से। नेक्स्ट है ऑप्शन बी VVM यानी कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर। यह हमें डायरेक्टली टेम्परेचर को मॉनिटर करने में हेल्प नहीं करता, यह हमारे लिए हेल्पफुल रहता है फॉर आइडेंटिफाइंग द हीट एक्सपोजर। डायल थर्मामीटर जो कि हमारा राइट आंसर है, यह मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है इनसाइड द ILRs और डीप फ्रीजर में टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप भी कोल्ड चेन से रिलेटेड नहीं है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर चाहिए था स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है वैक्सीन के अंदर मॉनिटर करने के लिए, तो वो डिवाइस है हमारी डायल थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, Which assessment finding indicates a possible post-operative ileus after exploratory laparotomy? After exploratory laparotomy में हमारे पास यहाँ पर possibly post-operative ileus को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है कि वह इंडिकेट करेगी? ऑप्शन ए सॉफ्ट नॉन डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ बॉवेल साउंड्स विद इन 6 आवर, ऑप्शन सी नो फ्लटर्स और बॉवेल साउंड आफ्टर 48 आवर्स, ऑप्शन डी नॉर्मल एपेटाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नो फ्लटर्स और बॉवेल साउंड आफ्टर 48 आवर्स। अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए सॉफ्ट और नॉन डिस्टेंडेड एब्डोमेन, अगर हमारा एब्डोमेन जो है वो सॉफ्ट फील हो रहा है इसका मतलब यह नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे रिटर्न ऑफ बॉवेल साउंड विद इन 6 आवर, यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि अर्ली बॉवेल साउंड प्रेजेंट है, तो यह भी हमारा नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके अंदर भी कुछ हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, अगर आफ्टर 48 आवर्स भी नो फ्लटर्स और बॉवेल साउंड है तो यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि पैरालाइटिक इलियस प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी नॉर्मल एपेटाइट, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी नॉर्मल एपेटाइट एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नियोनेटल सीजर? नियोनेटल सीजर के साथ में कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट कॉमनली हमें नियोनेट्स के अंदर सीजर प्रेजेंट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B6। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन B6। ऑप्शन ए विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, विटामिन ए इन्वॉल्व होता है विजन में ना कि सीजर्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन बी विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है कोलेजन सिंथेसिस में ना कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में। उसी तरह से बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है बट ये डायरेक्ट कोर्स के अंदर नहीं आता है। विटामिन B6 जो कि हमारा राइट आंसर है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गाबा सिंथेसिस इंपेयर हो जाता है जिसकी वजह से नियोनेट के अंदर सीजर का रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए स्मॉल पोर्टेबल हैंड एक्सरे मशीन, ऑप्शन बी वैन विजुअलाइजेशन मशीन, ऑप्शन सी हैंड एंजियोग्राफी मशीन, ऑप्शन डी पोर्टेबल USG मशीन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वैन विजुअलाइजेशन मशीन। आप जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पर वो है हमारा वैन विजुअलाइजेशन मशीन। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैन विजुअलाइजेशन मशीन जो होता है उसको आप वैन फाइंडर या फिर वैन व्यूअर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम के अंदर ये दोनों टर्म भी आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, यह दोनों भी हमारे राइट आंसर के अंदर कंसिडर होंगे। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग वेन्स फॉर वेनिपंक्चर स्पेशली इन पीडियाट्रिक ओबेस एंड डिहाइड्रेटेड पेशेंट। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि पीडियाट्रिक्स बच्चों के अंदर, इवन ओल्ड एज वाले और कुछ ओबेस पेशेंट या डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो वहां पर हमें जो होती है वैन इजीली नहीं मिलती है, तो वहां पर हमारा वैन फाइंडर यूजफुल रहता है।
इसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं लेंगे आईवी इंसर्ट करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सक्सेसफुल रहने के चांसेस रहते हैं इन कैनुलेशन और ब्लड ड्रॉ के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल एंड कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी रूम, आईसीयूज एंड फ्लेबोटोमी सेटिंग। यह जो होता है पोर्टेबल होता है, इसे आपको सिर्फ चार्ज करना होता है। इसके बाद आप इसे पोर्टेबल डिवाइस को किसी कहीं पर भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। यह ज्यादातर कहाँ पर यूज होता है? इमरजेंसी रूम के अंदर या फिर आईसीयूज के अंदर या फिर फ्लेबोटोमी सेटिंग्स के अंदर इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रूव्ड इंडिकेशन फॉर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। निम्न में से कौन सा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के लिए अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं है? ऑप्शन ए डीकम्प्रेशन सिकनेस, ऑप्शन बी गैस गैंग्रीन, ऑप्शन सी एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। चलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है डिकम्प्रेशन सिकनेस। डिकम्प्रेशन सिकनेस का मतलब क्या होता है? सबसे फर्स्ट तो यह पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब भी कोई पर्सन हाई प्रेशर से अचानक से ही लो प्रेशर वाली कंडीशन के अंदर आता है तो यह सिचुएशन एक्सपीरियंस करता है डिकम्प्रेशन सिकनेस वाली, जिसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया जाता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट आप देखेंगे गैस गैंग्रीन के अंदर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या करती है? इनहिबिट करती है एनाएरोबिक बैक्टीरिया को। इसका यूज गैस गैंग्रीन के अंदर भी किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को। जब भी हमारे पास एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाला केस होता है तो वहां पर हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को यूज में लेते हैं। उसका रीजन यह होता है कि यह क्विकली कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करता है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आएगा हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन के अंदर हमारा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का रोल नहीं होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया जाता है एंटीकोएगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को।